आपने मिठाई ही नहीं खिलाई है, लेकिन बात तो आपने वो कह दी है क्या? कि बिहार का चुनाव गया। मैं कहिए 100 बार कह दूं आपके कार्यक्रम में, बिहार का चुनाव अगर एसआईआर पे रोक नहीं लगी तो भारतीय जनता पार्टी आज ही चुनाव जीत चुकी है। इसको चाहे 100 बार अपने टीवी चैनल पे आप चला लीजिएगा, मतलब इस अपने बार पॉडकास्ट में चाहे 100 बार ये बात मेरी दोहरा दीजिएगा, एसआईआर पे अगर रोक नहीं लगी तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। मतलब इस बार विपक्ष एसआईआर पे ठीकरा फोड़ने वाला है, ईवीएम पे नहीं। नहीं, एसआईआर पर ठीकरा फोड़ने का सवाल क्या, रोक दो ना भाई। आप कहते हो कि ठीकरा फोड़ने वाली बात, मैं कह रहा हूं रोक दो। वो तो मैं समझ गई। विपक्ष का मुंह बंद कर दो। मैं ये कह रही हूँ इस बार ईवीएम नहीं है, एसआईआर मैं है। विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए ना आप तो लोकसभा का चुनाव उसी मतदाता सूची से जीते हैं ना। आप बताइए जीते हैं कि नहीं जीते हैं? बिल्कुल। तो उसी मतदाता सूची पे थोड़ा बहुत जो परिवर्तन हो, जिन लोगों के नाम वाम बढ़वाने हो बढ़ा के चुनाव करवा दो। भैया तुम तो जीत चुके हो लोकसभा ना। हाँ, हाँ। लोकसभा जीत चुके हो कि नहीं बताओ। भाजपा के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, बिहार का लोकसभा का चुनाव आप हाँ। अच्छे से प्रचंड बहुमत से आप और जेडीयू मिलकर जीत चुके हैं, उसी मतदाता सूची पे जीत चुके हैं। तो उसी मतदाता सूची पे आप करवा दीजिए, चुनाव करवा दीजिए। जो जिन लोगों के थोड़े बहुत वोट रह गए होंगे बनने के, वो अपने वोट बनवा लेंगे। और विपक्ष वाले जो एसआईआर पे सवाल उठा रहे हैं उनका मुंह एकदम बंद करवा दीजिए, टेप लगा दीजिए उनके मुंह में। एसआईआर अगर ना हो, उसके बाद भी बीजेपी अगर हार जाए बिहार में, तो एसआईआर अगर ना हो, एसआईआर जैसे हमेशा हम कहते हैं ना कि ईवीएम के बावजूद कुछ जगहों पर तो बीजेपी हारती है चुनाव, तो वैसे ही एसआईआर अगर ना हो बिहार में और फिर भी बीजेपी वहां पर जीत जाए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि हाँ। सारी की सारी सीटें वो जीत जाएंगे। हाँ। मैं कह रहा हूं कि अच्छे खासे तरीके से वो जीत जाएंगे, यानी कि अच्छी संख्या में उनकी सीटें मैं आएंगी। ये समझना चाह रही हूँ कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि बिहार में एसआईआर अगर नहीं होगा, एसआईआर तो पे अगर रोक लग जाए हाँ। तो आज की तारीख में जंगल राज वहां पे मुद्दा है। 71,000 जीतेगा कौन? सुन तो लीजिए आप। हाँ। विपक्ष जीतेगा। अच्छा। हम तो पहली बार वहां चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। हम अगर अभी आपसे ये कहें कि हम वहां सरकार बनाने जा रहे हैं तो आप भी हंसेंगे मेरे ऊपर, और जो सुन रहा होगा वो भी हंसेगा। तो इसलिए मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वहां हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं उसमें आम आदमी पार्टी भी है, हम क्यों किसी का नाम लें। तो सबको सीटें आएंगी इतनी कि वहां बीजेपी और जेडीयू की सरकार नहीं बनेगी अगर एसआईआर नहीं होता है तो। लेकिन विपक्ष अगर जीतेगा तो आप सबके साथ हैं ना, क्योंकि इंडिया गठबंधन में तो आप थे ही। अभी आपने ऐलान कर दिया है कि आप नहीं है उनके साथ, लेकिन आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते देख के तो खुश होंगे ना। देखिए, मैं ना किसी का नाम लेना चाहता हूं, मैं अपनी पार्टी के बारे में बात करने के लिए अधिकृत हूं, वो बात कर सकता हूं। तो हम अपनी पार्टी के तरफ के जो हमारा जो स्टैंड है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है और इसलिए हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने मुद्दे वहां समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो जहां हमारे कैंडिडेट अच्छे होंगे, लोगों को लगेगा कि भाई आम आदमी पार्टी को भी इस बार मौका देना चाहिए, तो लोग हमें वोट करेंगे। ठीक है, फिर आप ही की पार्टी की बात करते हैं। आपने कहा हम दूसरी पार्टी के लिए कहने के लिए मतलब जब हम जिस गठबंधन में नहीं है उसको लेके मैं कौन सा दावा कर सकता हूँ। वो बिहार जहाँ पे इतनी पार्टियां हैं, वो बिहार जहाँ बीजेपी भी है, जहाँ जेडीयू भी है, जहाँ आरजेडी भी है, जहाँ हम भी है, जहाँ चिराग पासवान जी भी हैं, जहाँ वीआईपी भी है, प्रशांत किशोर जी आ गए हैं, जहाँ इतनी पार्टियां हैं, वहाँ आम आदमी पार्टी का क्या होगा? एआईएमआईएम को मैं भूल गई। ये जनता तय करेगी। लोकतंत्र है, एक दिन में कोई पार्टी बढ़ती नहीं। मैंने तो राज्यसभा के अंदर पूरी लिस्ट पढ़ी है 80 से लेके आज तक, और 52 वाली पढ़ी नहीं, वरना बीजेपी और शर्मिंदा होती। तो मुझे लगता है कि एक दिन में कोई भी, बीजेपी का बंगाल में क्या हाल था 14 के पहले, आप बताइए। कॉन्फिडेंस लो लग रहा है आपका? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं हम पहली बार वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं और मैं आपसे कोई ये दावा नहीं कर रहा हूं कि हम वहां सरकार बनाने की लड़ाई में हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अच्छे ढंग से, मजबूती से, मेहनत से, हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व ने, केजरीवाल जी ने उनको कहा है कि आपको चुनाव लड़ना है। अपने मुद्दों पे हम वहां जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। अब क्या परिणाम आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है, तो ये वहां की जनता को तय करना है। तो हो सकता है जो हमारे कुछ अच्छे कैंडिडेट लड़ेंगे उनको जनता अपना आशीर्वाद दे, वोट दिलाए और वो जीतें। हम महराज मलिक के बारे में तो नहीं जानते थे ना कि वो जीत के आ जाएगा जम्मू कश्मीर से।
हमें उम्मीद नहीं थी कि 2 विधायक हमारे गोवा में भी जीत जाएंगे, 5 अच्छा, विधायक हमारे गुजरात में भी जीते। तो इसलिए आपके पास इंटरनल जो आती हैं रिपोर्ट्स नहीं, मैं कह और रहा हूँ, काम, आप कॉन्फिडेंट नहीं थे? मैं कह रहा हूँ कि आप परिणाम के बारे में जिस राज्य में पहली बार ही चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा दावा नहीं कर सकते वहां। तो इसलिए कई बार अप्रत्याशित परिणाम आते हैं। हम मेहनत के साथ, अपने मुद्दों के साथ अच्छे से प्रचार करके चुनाव लड़ेंगे बिहार में। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद हो रहे हैं। दिल्ली में स्कूलों पे ही आप इतने साल तक टिके रहे, तो स्कूल बंद होना, और सरकार का ये कहना है वो ठीक कर रहे हैं, कैसे ठीक उनके कर रहे हैं? तर्क हैं अपने इसे ठीक, लेके, ठीक। तो आपका क्या स्टेक है इसके अब ऊपर? मैं आपको बताता हूँ उनके क्या तर्क हैं। उत्तर प्रदेश में 26,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं। और दूसरी खेप ये है जिसमें ये 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने जा रहे हैं। इन्होंने 5,000 स्कूल बंद करने का आदेश दे दिया। और क्राइटेरिया क्या बनाया? बोले साहब जहां 50 से कम बच्चे होंगे वो स्कूल हम बंद करेंगे, और स्कूल बंद करके हम विलय कर देंगे किसी दूसरे स्कूल में, यानी कि किसी दूसरे स्कूल में उस स्कूल को मिला देंगे, वहां के टीचर, वहां के बच्चे वहां चले जाएं। मैंने कहा ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि कितनी दूर पे किया स्कूल बंद करने के बाद। तो मैं गया जौनपुर, और ये किस्सा सुनिएगा ध्यान से। और जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तभी आपको असली पीड़ा का पता चलता है। ऐसे दूर से बैठ के हम लोग नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को। तो बड़े ही गरीब वर्ग के बच्चे थे बेचारे, वो तो उनके साथ में बैठा, उनके माता पिता थे, सब लोग थे। तो मैंने पूछा कि आप इस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते थे? तो उन्होंने कहा कि साहब 32 बच्चे यहाँ पे थे। तो हमने कहा कि कितनी दूर आपका स्कूल कर दिया गया? बोले 3 किलोमीटर दूर। तो कैसे जाना होता है? तो बोले हाईवे पड़ता है, हाईवे से। अब आप मुझे बताइए, गांव के गरीब बच्चे वो हाईवे से पैदल रोज़ 3 किलोमीटर जाएंगे, रोज़ 3 किलोमीटर आएंगे? छोटे छोटे मासूम बच्चे, शर्म नहीं आती इन लोगों को? पहली बात। तो मैंने पूछा कि अभी ये स्कूल बंद होने के बाद कितने बच्चे वहां पे पढ़ने जा रहे हैं? सब ने कहा एक भी बच्चे अब वहां पढ़ने नहीं जा रहे हैं। और ये सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूं, आपको चल के वहां दिखा सकता हूं, उनसे पूछवा सकता हूं, एक भी बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो एक माँ बाप थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके कितने बच्चे थे? तो उन्होंने कहा 3 बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ते थे। तो हमने कहा कि अब आप क्यों नहीं भेजते वहाँ पे? तो बोला कि साहब मैं मजदूरी करता हूँ, और मैं सुबह अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ के मजदूरी करने जाता था, मेरी पत्नी घर का काम करती थी, और दोपहर में जब छुट्टी होती थी तो मेरी पत्नी उनको लेके स्कूल से घर आती थी। अब 3 किलोमीटर स्कूल दूर हो गया, तो मैं इनको रोज़ छोड़ने के लिए जा नहीं सकता, और मेरी पत्नी रोज़ 3 किलोमीटर जाके इन बच्चों को ला नहीं सकती, इसलिए हमने इनकी पढ़ाई बंद कर दी। ये एक अपराध है, गुनाह है उन मासूम बच्चों के साथ। ठीक है। और ऐसी एक कहानी नहीं शालिनी जी, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मैं गया, लखनऊ गया, एटा गया, आगरा गया, अलग अलग जिलों में मैं गया, अमरोहा गया, संभल गया, और वहाँ पे ये हकीकत मैंने अपने आंखों के आगे देखी। बच्चों के स्कूल बंद करके उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। मेरठ गया मैं, हापुड़ गया, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया गया है पूरी तरीके से। अब वो पढ़ने नहीं जाते हैं बच्चे, उनका स्कूल बंद हो गया। कौन जिम्मेदार है? आप कह रहे हैं संख्या कम हो गई। आपने नई शिक्षा नीति में नियम बना दिया 6 साल के पहले एडमिशन। मैं सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो थी वो आपके सामने बता रहा हूँ। हाँ। 6 साल के ऊपर एडमिशन नहीं होगा। अब क्या करता है आदमी? कुछ लोग जो अपना पेट काट के बच्चों को एडमिशन करा देते हैं किसी प्राइवेट स्कूल में आसपास के, 5 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में। अब वो बच्चा तो 6 साल तक इंतजार करेगा नहीं, इसके कारण संख्या कम हो गई। गरीब आदमी मिड डे मील की चाहत में अपने बच्चों को भेजता था स्कूल, कि भाई हमारा बच्चा जाएगा, उसको दोपहर का खाना भी मिल जाएगा, वो पढ़ के आ जाएगा आराम से। आपने नमक रोटी, नमक भात, घटिया स्तर के खाने स्कूलों में देना शुरू कर दिया, उससे उनकी तादाद कम हुई।
30 साल हो गए बलिया के एक स्कूल में बिजली का कनेक्शन नहीं है। आप यकीन करेंगी, बिजली का कनेक्शन नहीं है, और आप कहते हैं बच्चों की संख्या कम हो गई। शर्म नहीं आती? स्कूल में योगी सरकार को जाके देखना चाहिए, 30 साल से बिजली का कनेक्शन नहीं है वहां पे। टॉयलेट का इंतजाम स्कूलों के अंदर नहीं है, डेस्क बेंच का इंतजाम नहीं है, टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चे, दलितों के, पिछड़ों के बच्चे, अल्पसंख्यकों के बच्चे वो पढ़ते हैं इन सरकारी स्कूलों में। और आपने उनकी शिक्षा को खत्म करने के लिए, उनकी रीढ़ तोड़ने के लिए, अनपढ़ बनाने के लिए उनको ये योजना लागू की है स्कूलों को बंद करने की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। आप उन बच्चों की दहाड़ कम करना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ लिख लेंगे तो सवाल पूछेंगे, और अनपढ़ रहेंगे तो धर्म के नाम पे आप झगड़ा करा पाएंगे, जाति के नाम पे आप झगड़ा करा पाएंगे, आपकी राजनीति की दुकान चलेगी। तो मुख्य बात यह है, और अभी उन्होंने बड़े दबाव के बाद ये कहा कि साहब हम जो है जो हाईवे के स्कूल हैं, हाईवे पार करके जिन बच्चों को जाना पड़ता है वो स्कूल बंद नहीं करेंगे, और 1 किलोमीटर से ज़्यादा जो दूरी है वो स्कूल बंद नहीं करेंगे। अब वो कहें, इसका मतलब कि नई शिक्षा नीति का वो उल्लंघन कर रहे थे, जिसमें लिखा हुआ है कि एक राइट टू एजुकेशन एक्ट का वो उल्लंघन कर रहे थे, जिसमें लिखा हुआ है 1 किलोमीटर से ज़्यादा बच्चों का स्कूल दूर नहीं होना चाहिए। जानबूझ के किया उन लोगों ने। अब कह रहे हैं 1 किलोमीटर के अंदर ही हम स्कूल रखेंगे। तो जो स्कूल जहाँ थे उसको उसी तरीके से खोलना चाहिए, और तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमने सड़क पे भी लड़ाई लड़ी, हमने संसद में भी आवाज़ उठाई, और सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने याचिका दाखिल की है। उत्तर प्रदेश के बच्चों का भविष्य बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे हम लोग। ये वाकई दुखद है, और मैं अपने व्यूवर्स से भी चाहती हूँ कि जो उत्तर प्रदेश के व्यूवर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आपके आसपास जो सरकारी स्कूल की स्थिति है और वहाँ पर बच्चों की संख्या अगर कम है, वो स्कूल बंद हो रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और ये ठीक बात है संजय जी, मुझे लगता है इसमें पार्टी की ये बात नहीं है, ये देश के भविष्य की बात है। हम चाइना के स्कूलों का उदाहरण देखते हैं कि वहाँ एक बच्चे के लिए स्कूल खुल रहा है, जापान का हाँ, एक बच्चे के लिए ट्रेन जाती है वहाँ पे। हाँ, और कहाँ तो 32 बच्चों के लिए अगर स्कूल बंद हो रहा है। और जौनपुर वाली तो जो आपने बात बताई वो वाकई दुखद है। ऐसी किसी ने हालत भी है। सुना है इस बात को, जो भी मेरे व्यूवर्स सुन रहे हैं, मैं जानती हूँ वो भी इत्तेफाक रखेंगे कि यह गलत है। अब एक और नीति जो उत्तर प्रदेश में है, जिसके ऊपर मैं आपका कमेंट चाहती हूँ, ये जो हाफ एनकाउंटर, गैंगस्टर का एनकाउंटर, और ये जो बुलडोजर एक्शन है, पहले तो उस पर आपका क्या स्टेक है, आप वो बताइए। देखिए, पहली चीज तो ये समझिए आप कि बुलडोजर एक्शन एक उत्साह पैदा करने के लिए, एक रोमांच पैदा करने के लिए, हिंदू मतदाता वर्ग को खुश करने के लिए एक नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। सलीम का घर तोड़ दिया है, देखो बढ़िया बुलडोजर चल रहा है, ये गिरा बिल्डिंग, वो गिरी, खुशी मनाओ हिंदुओं, तोड़ दिया सलीम का घर। ठीक है ना? तो मैंने कहा कि इसके भी आंकड़े पता करने चाहिए कि हकीकत क्या है। तो मैं गया, फिर कुछ शहरों के अंदर, बनारस गया मैं, तो वाराणसी में, आप तो वाराणसी की रहने वाली हैं, वहाँ पे चाची की कचौड़ी की एक दुकान थी वर्षों पुरानी, उसको तोड़ के तहस नहस कर दिया। पहलवान लस्सी की एक दुकान थी, तोड़ दिया। 43 दुकानें वहाँ तोड़ी गई, संत रविदास जी के गेट के सामने है, और 43 के 43 हिंदू। काशी कॉरिडोर के नाम पे कई सारे मंदिर तोड़े गए, कई सारी दुकानें तोड़ी गई, एक मुसलमान नहीं, सारे के सारे हिंदू। लखनऊ में गोमती विस्तार या कुछ ऐसे कुछ एक किसी प्रोजेक्ट के नाम पे, मुझे ठीक से वो ध्यान नहीं आ रहा है, उसके नाम पे बहुत सारे हिंदुओं के घर तोड़े गए, मकान दुकान तोड़े गए। अयोध्या में लोगों के घर मकान दुकान तोड़े गए। मेरे अपने शहर सुल्तानपुर में, मैं उसकी लड़ाई भी लड़ रहा हूँ, हाई कोर्ट में मैंने याचिका दाखिल की है। बिना नोटिस के सफाई कर्मियों का पैर धुलते हैं ना मोदी जी और योगी जी, ये कितने बड़े नौटंकी बाज लोग हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं। 32 मकान जमींदोज कर दिया सफाई कर्मचारियों के, 32 मकान उजाड़ के बर्बाद कर दिए। तो आप देखिए, मतलब गरीब आदमी को क्या जीने का हक नहीं है इस देश के अंदर? नहीं तो फिर ये तो क्लियर है ना तो कि बुलडोजर एक खास धर्म पे नहीं चल रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 80% से ज्यादा हिंदू तोड़े गए हैं इसमें। तो फिर सलीम का घर तोड़ के खुश कैसे नहीं, कर रहे हैं? मैं खुश किया जाता है,
खुश किया जाता है। नहीं, जनता को असलियत तो पता ही है। मैं तो खुद अयोध्या गई थी जब चुनाव के वक्त, तो मैंने लोगों की टीज देखी थी जो घर तोड़े गए तब थे, बताइए आप। और उनका कहना था मुआवजा भी ठीक नहीं मिला, तो बनारस का लेकिन मुआवजा और बुलडोजर अयोध्या की का। बात जब आप करती हैं तो सामान्य तौर पे बताइए क्या धारणा है लोगों के दिमाग में। मैं तो आपका स्टेक नहीं, जानना मैं चाह रही लोगों के हूँ। दिमाग में यही धारणा है कि मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं बुलडोजर चला के। ये धारणा ही बुनियादी तौर पे अपने आप में गलत है। ये तो सिर्फ आपको बर्बाद करने के लिए एक क्या कहते हैं, नौटंकी दिखाई जाती है। और गैंगस्टर का जो एनकाउंटर है, गैंगस्टर का एनकाउंटर कहीं सही होता है, कहीं झूठा होता है। ये सवाल मेरा आपसे इसलिए था संजय जी, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि यही जो एक्शन है उसकी कॉपी पंजाब में हो रही है। देखिए, पंजाब की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। आपको मैं बता रहा हूं क्या है। पंजाब के अंदर जो ड्रग्स का धंधा चलाने वाले माफिया थे, ड्रग्स का धंधा चला के जो पंजाब के लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे थे, पंजाब को ड्रग्स की आग में झोंका, वहां के नौजवानों को बर्बाद किया, ऐसे लोगों के जो बिल्डिंग मकान थे उसके ऊपर एक्शन हमने किया। हमने कोई ये नहीं किया कि हम चले गए और ये गरीब की बस्ती है तोड़ के उजाड़ के बर्बाद कर दो, वो ये भी यही रिक्शे कहते वाला है हैं, इसको तोड़ दो। वो भी यही कहते हैं आप बलात्कार बताइए, का। पंजाब में एक मकान बताइए जहां पे हमने गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया हो, दिखाइए आप। संजय जी वो भी यही और मैं कहते आपको हैं कि उत्तर जो प्रदेश में दोषी है, 1000 जो आरोपी है, मैं उत्तर प्रदेश में 1000 उदाहरण आपको दिखा सकता हूं, दिल्ली में 1000 उदाहरण दिखा सकता हूं जहां गरीबों की बस्तियां उजाड़ी गई। मतलब क्रिमिनल के घर पे लोग टूट बुलडोजर जाते चलाना हैं, ठीक है ना? फिर लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां मिटाने में, जलाने शब्द में हटा देना हो। नहीं नहीं, तो इसका मतलब जो गैंगस्टर है, जो क्रिमिनल है, जो असामाजिक तत्व है, उसके घर पे तो बुलडोजर चलाना भाई फिर अगर ठीक है ना? उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, हाँ। उनकी देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अपराध को लेके अगर आप कोई एक्शन करते हैं, अपराध को लेके अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं, उसको देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होना चाहिए। और गरीब आदमी को अगर आप उजाड़ने पे तुले हुए हैं, उसको बर्बाद करने पे, उसका दुकान, उसका मकान, वो कतई वो अक्षम अपराध है मेरे मेरा हिसाब से। सवाल ये है कि अगर वो क्रिमिनल का एनकाउंटर करते हैं, आप भी पंजाब में कर रहे हैं, वो क्रिमिनल के घर पे बुलडोजर चलाते हैं, आप भी पंजाब में चला रहे हैं, तो मतलब ये नीति तो ठीक है ना योगी जी की, आप कॉपी कर रहे हैं। किस चीज की? योगी जी की कॉपी कहां से हो गई? हाँ। योगी जी की तरह हम गरीब आदमी को उजाड़ रहे हैं? हम तो आपसे फिर दोहरा रहे हैं उस सवाल को ना, बताइए ना आप। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह, क्योंकि यहाँ डीडीए मोदी जी देखते हैं, गृह मंत्री जी देखते हैं, यहाँ हम यूपी बिहार के लोगों के को जैसे उजाड़ा जा रहा है, गरीबों को जैसे मद्रासी कैंप उजाड़ दिया गया, मद्रासी कैंप उस एरिया का नाम था, वो कैंप खत्म हो गया, जमी दोज हो गया, हम ये काम कर रहे हैं, बताइए ना। संजय जी मैं फिर से पूछ रही हूँ एक और बार कि जब वो किसी क्रिमिनल के घर पे बुलडोजर चलाते हैं तो विपक्ष ये कहता है कि कसूर तो उसका था, उसके घर वालों को क्यों आप? मेरा एक बयान दिखाइए। नहीं तो तभी तो मैं पूछ रही हूँ कि तो ठीक है ना आपके हिसाब से? मैं ये कह रहा हूं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होना चाहिए, और जो गरीब आदमी को उजाड़ने का काम है, उनको बर्बाद करने का जो काम है, वो अक्षम्य अपराध है। बस यही पूछ रही थी मैं। तो मैं यही तो बता रहा हूँ आपको, 3 बार बोल चुका मैं। क्रिमिनल और आरोपी और जो भी समाज के लिए खराब अराजक तत्व हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलाना या एनकाउंटर करना ठीक है, ये मैं पूछ रही हूँ। नहीं, इनकाउंटर करना, आप ऐसे इनकाउंटर नहीं कर सकते। इनकाउंटर अगर आपका सही में इनकाउंटर हो रहा है, फर्जी इनकाउंटर को मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं कह रहा हूं अगर इनकाउंटर की स्थिति है तो क्या पुलिस वाला गोली खाने के लिए थोड़ी है, वो तो चलाएगा गोली ना, अगर आप उसके ऊपर गोली चलाएंगे। और एक बात मैं आपको और बता दूं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये पता चल जाता है कि कौन सा इनकाउंटर फर्जी है और कौन सा सही वाला है, ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, मैंने ये भी जनता के ऊपर छोड़ा। हाँ। अब मुझे संजय जी आप ये बताएं, आप उनकी कॉपी नहीं कर रहे हैं लेकिन लोग आपकी कॉपी कर रहे हैं। जब शुरुआत आम आदमी पार्टी की हुई तो ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी तो फ्रीबीज की राजनीति करती है, मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी। अब कैसा लगता है जब हर राज्य में वही जो पहले आप पर आरोप लगा रहे थे वो फ्रीबीज की राजनीति? केजरीवाल जी का अभिनंदन करना चाहिए इसके लिए, सबको बुला के। हाँ। कि देखिए केजरीवाल साहब, हम फ्री बिजली दे रहे हैं इस राज्य में, और ये शुरुआत आपने की थी, इसलिए आपका अभिनंदन, माला पहना रहे हैं आपको, और हमने जो अब तक आपको गालियां दी उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ये करना चाहिए, इतना तो बनता है केजरीवाल को क्रेडिट।
इतना तो आम आदमी पार्टी को क्रेडिट बनता है। अगर आप हमारा कॉपी कर रहे हैं, अच्छी बात है, कॉपी कीजिए, गरीब आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए, फ्री बिजली मिलनी चाहिए, उसका हक है। अब कह रहे हैं 125 यूनिट हम फ्री बिजली बिहार में देंगे, क्योंकि उनको पता चल गया कि भाई ये जरूरी है राजनीति में। ये जो केजरीवाल जी कर रहे थे, इसको हम गालियां जरूर दे रहे थे, लेकिन वो गालियां देना सही नहीं था। अब उनको एहसास हो रहा है, तो चलो ठीक है, कम से कम एक अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद ही दे दो आप। तो आप ट्रेंड सेटर हैं। नहीं, अगर भारतीय राजनीति में स्कूल की राजनीति, अस्पताल की राजनीति, मोहल्ला क्लिनिक की राजनीति, फ्री बिजली की राजनीति, फ्री पानी की राजनीति, बसों की फ्री यात्रा महिलाओं के लिए की राजनीति अगर होगी, तो अरविंद केजरीवाल ही याद आएंगे इस देश में लोगों को। ये मैं आपको कहना बिहार में प्रशांत किशोर तो पूरी आपकी परिपाटी के ऊपर चल रहे हैं। करने दीजिए, जो आपके मुद्दे हैं वो उनके मुद्दे हैं। करने दीजिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। हम कोई भाई नहीं, आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, मैं अरविंद तो ये केजरीवाल पूछ का रही हूँ। कॉपीराइट नहीं है इस पे। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी ने एक काम करके दिखाया, और अगर पूरे देश में लोग अच्छे स्कूल बनाने लगे तो बहुत बढ़िया है। आम आदमी पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बनाइए ना आप, हम कहाँ मना कर रहे हैं। आप दिल्ली की तरह अच्छे स्कूल बनाइए, मोहल्ला क्लिनिक बनाइए, फ्री बिजली दीजिए, फ्री पानी दीजिए, जनता को राहत दीजिए, रोजगार दीजिए। पंजाब की तरह स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाइए, नौकरियां दीजिए, सिपाही की भर्ती कीजिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं। पूरा चुनावी जो आपके वादे हैं तो वो मैं लिस्ट आपने ये कह रहा गिनाई। हूं, आप इतना अच्छा काम करते हैं, आप संसद में इतना अच्छा बोलते हैं, आप आम आदमी पार्टी के वहां पर चेहरा हैं, और जब आप बोलते हैं तो हर कोई आपको सुनता है। फिर जया बच्चन क्यों नाराज हो गई आपसे? अरे वो, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। वो हाँ। मैंने एक बात कही कि फिल्मी सितारों को संबोधित करने आप गए, और आप पहलगाम नहीं गए, जहाँ पे हमारी 26 बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए थे। तो उनको शायद ये लगा कि मैं कोई फिल्मी सितारों को लेके कोई अपमानजनक टिप्पणी कर रहा हूँ, तो इसके कारण वो खड़ी होकर बोलने लगी। लेकिन मैंने उनको जब स्पष्ट किया कि मेरा कोई फिल्मी सितारों को अपमानित करने का कोई मकसद नहीं था, या मैंने उस मकसद से बात नहीं बोली, मैंने प्राथमिकता क्या होनी चाहिए एक प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी की, वो बात बोली। फिर वो मान गई और बैठ भी गई। वो, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूँ, और वो भी मुझे बहुत मानती हैं बच्चे की तरह, तो इसलिए वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब ये बात छिड़ ही गई है, तो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आम आदमी पार्टी का क्या स्टेक है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना के शौर्य और बहादुरी को हम नमन करते हैं। बहुत बड़ा काम भारतीय सेना ने किया। 21 आतंकी ठिकानों की जानकारी उनके पास थी। 9 आतंकी ठिकानों को उन्होंने नेस्ता नाबूद कर दिया पूरी तरीके से। हमने ये भी देखा कि सेना के अधिकारी पाकिस्तान के वो आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुए, और हमने ये भी देखा कि एक दहशत पाकिस्तान के आतंकवादियों में, और पाकिस्तान के जो ऐसे तत्व थे जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने की मंशा रखते हैं, उनके अंदर वो भय पैदा हुआ। लेकिन ये ऑपरेशन शुरू किस लिए किया गया था? पहलगाम को लेकर आतंकवाद का जवाब देने के लिए। उन लोगों को जिन्होंने पुलवामा किया, जिन्होंने उड़ी किया, जिन्होंने 26/11 किया, जिन्होंने संसद पे हमला किया, जिन्होंने लाल किले पे हमला किया, जिन्होंने अक्षरधाम पे हमला किया, जिन्होंने तमाम घटनाओं को अंजाम दिया, मुंबई में ताज पे हमला किया। तो ये, और क्या कहते हैं अमित शाह जी और मोदी जी की, मर जाएंगे लेकिन पीओके पे अपना दावा नहीं छोड़ेंगे, पीओके पे कब्जा करके रहेंगे। तो ये जब सेना ने इतनी बहादुरी के साथ चीज़ों की शुरुआत की, तो पूरे देश को ये लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है पीओके पे कब्जा करने का। और आपको याद होगा कि बलूचिस्तान में भी आवाज़ें उठने लगी थी, बिल्कुल, कि आओ हमारे साथ जाती हो रही है। ऐसे समय में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का, दुनिया की इतनी बड़ी आबादी के देश का फैसला अमेरिका में होता, हिंदुस्तान में नहीं होता। इस बात का दुख है, इस बात की तकलीफ है। मैंने मार्को रूबियो का ट्वीट पढ़ा पार्लियामेंट के अंदर, भाजपा के लोग नाराज हो गए, चिल्लाने लगे बहुत बुरी तरीके से।
उसमें वो कह रहा है कि पिछले 48 घंटे से हम बातचीत कर रहे थे, और ये 10 तारीख का उसका दावा है। वो कह रहा है कि उपराष्ट्रपति वैंस और मैं बातचीत कर रहा था, तो उसमें एक नाम उसने पढ़ा आसिम मलिक का। तो आसिम मलिक कौन है? आईएसआई का चीफ है। आईएसआई का चीफ जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने का संरक्षक है, आप की सरकारें उससे बातचीत में थी। दोनों देशों की सरकारें बातचीत कर रही थी मार्को रूबियो और बैंस से। तो आपको तो ये पता होगा कि आसिम मलिक भी बातचीत में है। तो मैंने कहा कि आईएसआई से आप बातचीत कर रहे थे जब हमारी सेना लड़ रही थी, और 48 घंटे पहले का मतलब कि 8 मई से ही आपने बातचीत शुरू कर दी थी। ये क्या है? भारत का स्टैंड पिछले 78 साल से एक ही रहा है शालिनी जी, पाकिस्तान के मामले में हम तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। आपने भारत के स्वाभिमान और सम्मान को गिरवी रखा। और मैं सीधे आपके चैनल पे बोलना चाहता हूं, बिना घुमाए फिराए, इनके एक दोस्त हैं जिनकी गिरफ्तारी तक की धमकी अमेरिका दे चुका है, एफआईआर हुई है उसके ऊपर, जिसका नाम है गौतम अडानी, एक भ्रष्टाचार के मामले में अमेरिका के अंदर। मुझे ये लगता है कि उसको बचाने के लिए ये समझौते पे समझौता करते जा रहे हैं, और टैरिफ भी इसी के कारण इन्होंने बढ़ाई। 25% अमेरिका ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाई और हमारी सरकार उस पर चुप है। सीज फायर का जिस तरीके से डिक्लेरेशन हुआ, पूरा देश हैरान था। जब हम पीओके पे कब्जा कर सकते थे, जब हम आतंकवादियों के 21 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकते थे, जब हम बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान के नक्शे से मिटा सकते थे, ऐसे समय में अमेरिका हिंदुस्तान का सीज फायर डिक्लेयर कर रहा है। तो ये बड़ी अजीब बात थी जिसका जवाब प्रधानमंत्री से चाहिए था, और 30 बार वो इस बात को कह चुका है। और क्या कह रहा है? कह रहा ट्रेड खत्म करने की धमकी हमने दी और दोनों देशों का सीज फायर करा दिया। अब जाहिर सी बात है, कोई अमेरिका का कोई ट्रेड पाकिस्तान के साथ तो है नहीं। अब होगा नहीं, अब होगा, वो करेगा, वो तो वो खुलेआम कह रहा है। अब तो कह रहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को तेल बेचेगा, ये भी बोल रहा है वो। भारत का अपमान हर दिन कर रहा है। तो 30 बार उसने ये बात कही। तो किसके साथ ट्रेड है? हिंदुस्तान के साथ ट्रेड है। हिंदुस्तान में भी किसके साथ बड़ा ट्रेड है? अडानी के साथ है। तो क्या आप अपने दोस्त का ट्रेड बचाने के लिए आपने हिंदुस्तान के स्वाभिमान का, सम्मान का समझौता कर लिया? ये सवाल तो आपसे बनता है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि अडानी को बचाने के लिए ये सारा कुछ किया गया? देखिए, ये जिस तरह से हुआ उस पर तो सवाल यही उठता है कि भाई, इतना ज्यादा प्रभाव हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर अगर किसी व्यक्ति का है तो उसका नाम तो अडानी ही है, जो जिसके लिए कई देशों की यात्रा प्रधानमंत्री जी करते हैं और उसको ठेका मिल जाता है। लेकिन मोदी के भक्त जो है, हाँ। मोदी जी के भक्त, वो ये कह रहे थे कि हिंदुओं पे बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। मैं भी कह रहा हूँ कि हिंदुओं पे बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, उसका प्रतिरोध, विरोध हर तरीके से करना चाहिए। लेकिन अडानी वहां बिजली सप्लाई करेगा हिंदुस्तान की, ये कैसे होगा? दोनों चीज तो एक साथ नहीं हो सकती। आपने कहा उसको, आप वहां चावल सप्लाई करेंगे, आप वहां बिजली सप्लाई करेंगे। अभी अगर ये पूरी इस बात की सच्चाई कभी आएगी सामने, मुझे लगता है जिस तरह से ट्रम्प एक एक बात खोल रहा है, हो सकता है ये भी बात आगे खुल के आए कि उसी दौरान अडानी के ग्रुप ने उस एफआईआर को खत्म करने की चर्चा भी की थी, ऐसी भी खबरें आई थी। तो ये है सच्चाई। बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, उसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि बीजेपी हमेशा से ये कहती रही है कि बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाया आपने है, और अब जबकि बीजेपी की सरकार आ गई है, खबर आप तक भी पहुंची ही होगी कि उन्हीं रोहिंग्याओं को अब निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। कितने निकाले? अब आएगा आंकड़ा उसका सामने। बताइए काम ना, शुरू कितने हुआ, निकाले? झुग्गी झोपड़ियों में शुरू हो चुका है। और यहाँ जो दिल्ली है वहाँ पे रोहिंग्या जो थे, बांग्लादेशी जो थे, तो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तो अरविंद केजरीवाल ही थे, और गृह मंत्री भी केजरीवाल जी ही थे, और पुलिस भी अरविंद केजरीवाल के अंडर में आती है, वही थे। वो नहीं भगा पाए 11 साल तक।
और जिन लोगों के पास, विचारों के पास कोई पावर नहीं थी, नरेंद्र मोदी हो गए, गृह मंत्री हो गए, वो बेचारे बस इसी बात के इंतजार में रहे कि यार ये देखो केजरीवाल के पास पुलिस भी है, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी है, गृह मंत्री भी है, और 11 साल का वक्त बीत गया, केजरीवाल एक भी रोहिंग्या को नहीं भगा पा रहा है। और मेरा नाम नरेंद्र मोदी है, 56 इंच का सीना भी है, लेकिन हमारे पास तो कोई पावर है नहीं। मेरा नाम अमित शाह है, मैं देश का गृह मंत्री भी हूँ, लौह पुरुष भी लोग मुझे गलती से कहते हैं, लेकिन मेरे पास तो कोई पावर है नहीं। 11 साल में हम एक भी रोहिंग्या नहीं खोज पाए। तो इन लोगों को अपने मुंह पे कालिक लगा के घूमना चाहिए। आप मुझे बताइए, ये बात करते हैं 11 साल से देश का गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। बांग्लादेश का बॉर्डर किससे लगता है? बंगाल से, आसाम से, त्रिपुरा से। तो एक बांग्लादेशी वहां से कूदा त्रिपुरा से और सीधे छलांग लगा के दिल्ली पहुंच गया। अरे भैया, वो त्रिपुरा पार किया, बंगाल पार किया, असम पार किया, झारखंड पार किया, बिहार पार किया, यूपी पार किया, दिल्ली आया, और आप घास छीलते रहे। आपको शर्म नहीं आती ये बातें कहने में? अपने नाकारेपन की कहानी इतनी सीना ठोक के भाजपाई बोलते हैं। जिस भी भाजपाई को बांग्लादेशी के बारे में सवाल उठाना है, पहले अपने चेहरे पे कालिक लगानी चाहिए और 2 थप्पड़ मोदी के फोटो पे ही चाहे मारना चाहिए कि देखो ये नाकारे प्रधानमंत्री, इन्होंने कुछ नहीं किया। आप सवाल पूछते हैं अरविंद केजरीवाल से, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह से खाली एक फालतू की झूठी बातें करना सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, ये ठीक नहीं है। तुम तो तुम्हारा जो सबसे करीबी दोस्त है अडानी, वो तो बिजली सप्लाई करता है बांग्लादेश को, मैं कह तो रहा हूं आपको। और कहां से सप्लाई करता है? गोड्डा से, झारखंड से। रोका आपने? तो भारत की बिजली सप्लाई करोगे बांग्लादेश को और ज्ञान बताओगे घूम घूम के बांग्लादेशियों को भगाना है और हटाना है। तो 11 साल से घास छील रहे थे आप। तो ऐसी बातें हैं इन लोगों की। आप जो इतना मुखर होके बीजेपी के लिए बोलते हैं, आपको जेल डाला गया, आपने कहा कि वो इसलिए डाला गया क्योंकि मैं उनके लिए मुखर होके बोलता हूँ। अब शांत आप अभी भी नहीं हुए हैं, तो वो फिर दूसरा तरीका जरूर अपनाते हैं, अपने पाले में खींचने की कोशिश होती है। हमारे साथ नहीं होती, प्रलोभन कभी नहीं होती, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि इस जन्म में तो संभव नहीं है। तो अब इसलिए हमारे ऊपर कभी किसी बीजेपी वाले ने ना कभी कोई कोशिश की, ना बात करता है। तो जो बात सही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मौका मिले तो जाएंगे? मतलब ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। देखिए, उनसे कोई हमारी जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है, उनसे विचारधारा की लड़ाई है। वो इस देश के लिए ठीक नहीं है, वो नफरत फैलाने वाले लोग हैं। वो शिक्षा नहीं दे सकते, वो अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर सकते। 27 साल में गुजरात के अंदर अहमदाबाद में टेंट लगा के स्कूल बनाना पड़ा मोदी जी को, एक कृत्रिम स्कूल, क्योंकि उनको फोटो खिंचवानी थी जब केजरीवाल साहब पहली बार वहां चुनाव लड़ने गए थे। तो ये हकीकत है, 2022 की बात है। क्योंकि राजनीति तो इसलिए मुझे लगता है कि जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, और मेरा व्यक्तिगत तौर पे भी जो आपने सवाल पूछा मुझसे, इस जन्म में कोई संभव ही नहीं है। हम उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ हैं, और दिल से खिलाफ हैं, और उनके अहंकार के भी खिलाफ हैं। इतना अहंकार, सारे विपक्ष के लोगों को डंडा चला के मार के हम अंदर करेंगे, सबको ठीक कर देंगे। तो भैया, ऐसे हर आदमी नहीं बना हुआ है कि आप सबको ठीक कर देंगे और जेल और ईडी और सीबीआई का धमकी दे के सबको आप चुप करा देंगे। हम लोग ऐसे नहीं हैं। आप तो बीजेपी में नहीं जाएंगे, ये आपने कह दिया, लेकिन राजनीति में क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमने तमाम उदाहरण देखे हैं। कल दिन अगर ये सुनने को मिले कि राघव चड्ढा बीजेपी में चले गए, ये एक बेसिर पैर की बातें हैं, इसका मुझे कोई जवाब नहीं देना। ठीक है, मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में बता दूं। संजय सिंह दिल्ली में है, दिल्ली में उनका दफ्तर है जहां अभी इस समय हम बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे मदद मांगने कोई कहीं से भी आता है, उत्तर प्रदेश से आए, हरियाणा से आए, आपको अगर हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल पा रहा है, आप संजय सिंह के पास आइए, उनके दफ्तर पहुंचिए, उनसे मदद लीजिए। किसी भी इलाके का कोई भी शख्स हो, उनकी तरफ से मदद दी जाती है। ठीक बात है संजय जी?
बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मैं तो इसको अपनी खुशनी से भी मानता हूँ। हाँ। ये लोगों का भरोसा है, यकीन है मेरे पास। किसी तो भी पार्टी का भी आ जाए? पार्टीज तो मैंने कभी आज तक पूछा ही नहीं। हाँ। मेरे घर पे जो आते हैं और किसी काम के लिए आते हैं, एक आदमी आपको पूरे देश में नहीं कहेगा कि मैंने कभी किसी से उसके दल के बारे में पूछा। कभी नहीं। न धर्म, न जाति, न दल। कभी भी नहीं। न धर्म, न जाति, न दल, न क्षेत्र, न भाषा। हाँ। मेरे पास तमिलनाडु के लोग भी आते हैं, हम्म। मेरे पास आसाम के लोग भी आते हैं, बंगाल से भी लोग आते हैं, बिहार से आते हैं, यूपी के तो खैर मैं रहने वाला ही हूँ तो आते ही हैं। हाँ। महाराष्ट्र से लोग आते हैं, गुजरात से आते हैं, हाँ। पंजाब के हमारे साथी तो वहाँ हमारी सरकार है, आते हैं। जिन्हें तो नहीं मैं ये पता कह रहा हूँ है, कि हाँ, और उन्हें मैंने अपना अब बता दिया है, तो अब और आपके यहाँ संख्या बढ़ने वाली है। अच्छी बात है। मैं तो इसको अपनी खुशनसीबी समझता हूँ, ऊपर वाला जितना काम हमसे ले ले अच्छी बात है। हाँ, और जो तो भी आया है संजय सिंह जी के पास, वो कभी नाउम्मीद होकर नहीं गया है, ये मुझे हमेशा से पता चलता रहा है सर। ये बहुत शुक्रिया आपको। और हमने तो इसीलिए जो अपने ऑफिस का एक हिस्सा सिर्फ स्वास्थ्य वाले मामले के लिए मैंने डेडिकेट कर दिया है कि वहाँ जितने भी हॉस्पिटल के केस आते हैं, जैसे एम्स में किसी को दिखाना है या कहीं और, तो वहाँ आते हैं लोग, अपनी चिट्ठियाँ बनवाते हैं और जाते हैं। ज़्यादातर लोगों की मदद हो भी जाती है। अब मुझे ये बताइए कि आप तो सांसद, और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि हाँ। ऐसा नहीं है, काम के मामले में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टी की भावना से ऊपर उठ के मदद करते हैं। ये भी नहीं कि हर जगह लोग दुर्भावना से बैठे हुए हैं, वो भी कहना गलत होगा। हाँ। तो एम्स में जैसे जो लोग हैं, हमारी चिट्ठियां जाती, जाहिर सी बात है मैं विपक्ष का सांसद हूँ, लेकिन कभी किसी को निराश करके नहीं भेजा। वो जितनी मदद कर पाते हैं वहाँ के स्टाफ के लोग वो करते हैं बेचारे। तो ये चीज़ भी है। ये आप जो इतनी मदद कर रहे हैं, मैं पूछना आपसे ये चाहती हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले कंगना रनौत ने ये कहा कि मेरी तो सांसद निधि इतनी है नहीं कि मैं सबकी मदद कर पाऊँ, मुझे तो बड़े कम पैसे मिलते हैं। तो क्या आपकी सांसद निधि अलग है, उनकी अलग है? आपको ज्यादा पैसा मिलता है, उनको दो कम? चीजें हैं इसमें। हाँ। एक तो होती है व्यक्तिगत मदद जो अपने पास से करनी होती है, हाँ। और दूसरी होती है कि किसी का पुलिस वाले से काम है, किसी का किसी मंत्रालय में काम है, किसी का किसी हॉस्पिटल में काम है। मेरे पास तो ज़्यादातर हॉस्पिटल वाले लोग आते हैं, तो वहाँ फ़ोन करना, कहना और सरकारी सुविधाएं दिलवाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती का और सहायता का काम हो जाता है। हाँ। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एम्स से रिलेटेड केसेस आज गए, या एलएनजेपी से संबंधित, या प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी को गंगाराम में दिखवाना है, तो जो लोग हैं वहाँ पे जानने वाले उनको कह देता हूँ। तो मान लीजिए किसी का 1 लाख रुपए का बिल बना हुआ है, हम लोगों के कहने पे उसमें कुछ 1000 रुपए कम हो जाते हैं। हाँ। तो आदमी की वो मदद हो जाती है। नहीं, तो लेकिन ऐसे ही इससे है। इतर कोई आपके पास आए और कहे कि आप इस इलाके के सांसद हैं, तो आप हमारे इलाके में ये दिक्कत है, जरा ठीक करा दीजिए, इस तो वो चीज तो की कमी सांसद है, निधि से संभव है। संभव है? या आप ऐसा बोलते हैं कि भाई ये हमारे तो कार्य क्षेत्र के बाहर की चीज है, हमारी तो नहीं नहीं नहीं, देखिए वो सांसद निधि के माध्यम से हाँ। सड़कों का काम, कोई बिल्डिंग बनवाने का काम, या कोई पार्क में कुछ हाँ। ठीक कराने का काम, तो वो सब तो सांसद निधि से ही हो सकता है। ये लेकिन बराबर पैसा मिलता है ना आप लोगों को? हाँ, ऐसा कम ज्यादा तो नहीं मिलता है ना? 5 करोड़ रुपए मिलता है। हाँ, उस मतलब कंगना रनौत जी को भी उतना ही मिलता होगा, आपको भी उतना ही मिलता है? मिलता है। ठीक। देखिए, 2 तरह के काम है। एक तो ये है कि जिसमें सांसद को खुद से फोन करके, चिट्ठी लिख के मदद करनी होती है, उसमें थोड़ा मेहनत का काम है। उसमें कोई आपके पास पैसा हो खुद से देने के लिए, ये सब जरूरी नहीं है। उसमें तो आप कह देते हैं तो उतनी काफी है, आपकी बात रख ली जाती है। हाँ। कपिल शर्मा का शो अगर मेरे व्यूवर्स ने भी सबने देखा हो, तो वो क्या करते हैं ना, उनके पास जो गेस्ट आता है उसे वो पूछते हैं तुमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, कभी सोचा था मेरे शो में आओगे? तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, इतने बड़े बड़े पद आपने हासिल कर लिए, कभी सोचा था जेल जाएंगे? नहीं, मैं जेल, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मैं जेल एक बार रेडी पटरी वालों के, मैंने 16 साल रेडी पटरी वालों के लिए काम किया है। हाँ। मैं 50 बार का खुद का रक्तदाता हूँ। मैं रक्तदान के लिए हमने एक संस्था बनाई थी, आज़ाद समाज सेवा समिति के नाम से। उससे लोगों के लोगों के लिए रक्तदान का काम और पौशाला चलाने का काम, ठंडियों में रजाई कंबल बांटने का काम, ये सब काम सेवा का मैं करता था। और रेडी पटरी वालों के आंदोलन में एक बार क्या हुआ कि यही बुलडोजर एक्शन उन लोगों के ऊपर भी उस समय चल रहा था,
तो मैं वहाँ पे बुलडोजर के सामने खड़ा हो गया, लाठियाँ चली, अच्छे से पीटा गया और उसके बाद मुझे जेल में डाला गया। तो 1 सप्ताह उस समय जेल में रहा। एक बार कोका कोला की कंपनी थी जो कि पानी किसानों का निकाल रही थी ज़्यादा, तो राजा तालाब वाराणसी में, तो वहाँ पे आंदोलन किया था, उस समय जेल गया। तो जेल यात्रा मैं पहले भी कर चुका हूँ अलग अलग आंदोलनों में, ये कोई पहली बात नहीं थी। हाँ, ये है कि वो आंदोलन की यात्रा थी, ये झूठे आरोप लगा के जेल भेजने का काम हुआ था, जो कि पूरी तरीके से गलत है, और मैं बार बार कहूँगा कि इसको गलत है। मैं अब अगर कुछ वन लाइनर आपसे जवाब लूं, लेकिन उसके पहले, क्योंकि व्यूअर्स तो ये बात जानते ही हैं कि सबसे लंबे समय तक सस्पेंड होने का भी आप ही के 11 पास। महीने आज़ादी के बाद जब से ये संसद बनी, हाँ, सबसे ज़्यादा समय तक निलंबित रहने वाला सांसद मैं हूँ। और आपको निलंबित 11 करने वाले अब जो जगदीप धनखड़ जी हैं, वो तो अब चले गए, तबीयत ठीक नहीं उनकी कह के। धनखड़ साहब तो, सरकार का प्रस्ताव आया था मेरे खिलाफ, वो क्या कर सकते थे। नहीं, पर आप अब तो निडर और होके करने वाले ना, अब तो सस्पेंशन का डर। नहीं नहीं, देखिए ये कई बार जो है ना, वो ठीक है सभापति भी कहते हैं, लेकिन कई बार सरकार ऐसा कहती है कि ये ज़्यादा उपद्रव कर रहे हैं, इनको हम सस्पेंशन का प्रस्ताव लाएंगे और हाँ। इनको सस्पेंड करिए, बाहर निकालिए। तो जगदीप धनखड़ जी से गिला शिकवा नहीं है? वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर तो थे नहीं, वो हमारे सभापति थे, हाँ। चेयरमैन थे। अब वैसे भी उनका इस्तीफा ले लिया गया, तो मेरी ये आदत नहीं है कि मैं किसी के बारे में ऐसे कुछ कमेंट करूं। बीजेपी की कोई एक बात जो सीक्रेटली आपको पसंद है? पसंद है मतलब क्या बताया जाए, सीक्रेटली पसंद है कुछ तो अच्छाई सब में होती है। मतलब क्या? नोबडी इज परफेक्ट। नहीं, मैं मानता हूँ ऐसा नहीं। हाँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई उनके यहाँ कोई अच्छे काम होते ही नहीं, मैं हाँ, ये कौन बिल्कुल से नहीं। कौन से पसंद लेकिन है? कोई सेक्रेटली ऐसे काम, अच्छे काम जो पसंद हो, ये मुझे तो फिलहाल क्या, याद नहीं। वैसे क्या पसंद है? बीजेपी की क्या बात पसंद है? नहीं, देखिए अगर आप उनके संगठन बनाने के काम को देखें, तो वो संगठन के बनाने के काम में मेहनत करते हैं वो लोग। अब वो बात अलग है कि नफरत फैला के करते हैं और दुर्भावना फैला के और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे दुष्प्रचार करके करते हैं, लेकिन करते हैं, उस काम में लगे हुए हैं। उन्होंने माइंड वॉश कर रखा है देश के एक बड़े वर्ग का। दिल्ली आप इतने साल से रह रहे और हैं। हम शायद स्कूल, अस्पताल और बाकी जो काम है उस मुद्दे पे लोगों को उतने बड़े पैमाने पे अभी जोड़ने में सफल नहीं हुए हैं, तो हमारी ये लड़ाई है। आप इतने लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली का भोजन जो है अब वो पसंद आने लग गया है? यहाँ का टेस्ट बिल्कुल अलग है या नहीं, गांव वाला ही? ये मतलब मोमो खाने की आदत पड़ गई या नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। मोमो तो मैं अभी भी नहीं खाता हूँ। तो जो जैसे अब पहले जो चीज़ें घर पे मिलती थी खाते थे, वही यहाँ भी खाते हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं। कुछ नेताओं का मैं नाम ले रही हूँ, आप उस पे जो भी रिएक्शन आपका रहे, ये बंद कर दीजिए, एक लाइन में। ये बंद कर दीजिए। राय मैं तो ऐसे जाननी जवाब पड़ेगी। नहीं देना चाहता। नहीं, आप आपके पसंदीदा से शुरुआत कर लेते हैं, जिसपे आप डेफिनेटली जवाब देना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल। नहीं, अरविंद केजरीवाल हमारे नेता हैं, और उन्होंने भारत की राजनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर भी राजनीति हो सकती है, बिजली पानी के ऊपर भी राजनीति हो सकती है। इस बात का श्रेय जाति धर्म से ऊपर उठ के काम के ऊपर राजनीति हो सकती है। इस बात का श्रेय हिंदुस्तान की राजनीति में अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो अरविंद केजरीवाल है। इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस लोकसभा के लिए एक अच्छा अलायंस था, अच्छा गठबंधन था, और उसको सीटें भी अच्छी मिली, मैं ये नहीं कहूँगा, सीटें भी ठीक मिली, लेकिन उसमें अगर नीतीश कुमार जी रहे होते तो आज शायद मोदी जी सत्ता में नहीं होते। राहुल गांधी। राहुल गांधी को जिस प्रकार से इस गठबंधन को लेके चलने का और आगे बढ़ने का काम करना चाहिए था, वो लोकसभा के बाद ख़त्म हो गया बिल्कुल। और हरियाणा हमने देखा, दिल्ली हमने देखा। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने पीडीए का फार्मूला अप्लाई करके लोकसभा के चुनाव में अच्छी सफलता हासिल की, और अभी उत्तर प्रदेश में भी जो सरकार की नीतियां हैं उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, संसद में भी आवाज़ उठा रहे हैं। अमित शाह। अमित शाह गृह मंत्री के तौर पे
जो देश की सुरक्षा का काम उनको करना चाहिए, वो पार्टियों को तोड़ने के काम में ज़्यादा लगे रहते हैं, सरकारों को गिराने के काम में ज़्यादा लगे रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े पद में हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब वो चुनाव में मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो तकलीफ़ होती है। जब वो कहते हैं कि कपड़े देख के इंसान को पहचान लेता हूँ तो तकलीफ़ होती है। जब भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के देशों में जाते हैं और वो अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा दे के आते हैं और बदले में अपमान सहते हैं और इस तरीके से उनका मजाक उड़ाया जाता है तो तकलीफ़ होती है। ये मोदी की व्यक्तिगत तकलीफ़ का अपमान नहीं है, ये देश का अपमान है जो हो रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगा कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये कोई छोटा पद नहीं है, बहुत बड़ा पद है। उस पद की गरिमा का ख्याल रखिए, और इस तरीके से रोज़ आरोपित करना, लोगों को विपक्ष पे हमले करना, वो एक सीमा तक ठीक है। उसके अलावा इस स्तर पे जाके किसी प्रधानमंत्री को तो मैंने आज तक नहीं देखा। और इन्हीं की पार्टी के वाजपेयी जी थे जिनका उदाहरण आज तक लोग देते हैं। उन्होंने कभी व्यक्तिगत द्वेष नहीं पाला किसी के प्रति। 3 नाम मेरी लिस्ट में और हैं। पहला, असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी संसदीय मामलों के अच्छे जानकार हैं, लेकिन अब उनकी राजनीतिक जो मजबूरी है और जिस तरह की भाषा वो कभी कभी मंचों पे बोलते हैं और कभी कहते हैं कि साहब भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। हालांकि अभी उन्होंने जो काम इस पहलगाम हमले के बाद किया तो उन्होंने अपनी छवि को काफ़ी परिवर्तित किया है। हाँ। नीतीश कुमार शुरुआती दिनों में एक अच्छे नेता थे, इसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने बिहार के लिए बहुत काम किया है, लेकिन मैं समझता हूँ 2-3 कार्यकाल उनका जो पिछला रहा है, जिस तरह से उन्होंने पलटियां मारी हैं, इससे उनकी छवि को बहुत धक्का पहुंचा है। ममता बनर्जी, वो एक संघर्षशील नेता है और बहादुर हैं, इसलिए मैं उनकी इज्जत करता हूँ। एक शेरनी की तरह लड़ती हैं और ख़ास तौर से सांप्रदायिकता फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले तत्वों के साथ जिस तरह से वो लड़ाई लड़ रही हैं, ये अच्छा है। ये नाम वाली लिस्ट और रैपिड फायर तो मेरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर आप छोड़ दीजिए तो आम आदमी पार्टी के बाहर आपका कोई एक राजनीतिक मित्र? रघु ठाकुर जी हैं, वो हमारे गुरु हैं, हमने उनका हमेशा सम्मान किया है और उनके सानिध्य में रह के बहुत कुछ आज भी सीखता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने इतना हमें समय भी दिया। उम्मीद मैं कर रही हूँ कि ये जो आपकी हॉस्पिटल और स्कूलों वाली जो राजनीति है वो पूरे देश में अपनाई जाए। बाध्य हो तमाम पार्टियां कि उस नक्शे कदम पर वो चलें, और इससे देश का भविष्य, मुझे लगता है जाहिर सी बात है, और आगे ही बढ़ेगा। तो पार्टी और इन चीज़ों को छोड़ते हुए अनुकरणीय बात जिस भी जगह से मिले वो हर किसी को ज़रूर अपनानी चाहिए। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले कुछ चुनावों में शायद हमें अच्छी तस्वीर मिलेगी भी। अब मेरी उम्मीद कितनी खरी उतरती है कितनी नहीं, ये तो राजनीतिक पार्टियां ही बता पाएंगी। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, आपने बहुत अच्छे से मेरे प्लेन को क्रैश नहीं होने दिया। बहुत उल्टे सवाल मैंने पूछे। प्लेन और ऊंचाई पे जाए, मैं तो ये चाहता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि टेक ऑफ तो हमने किया था, अब ये लैंडिंग का समय आ गया, अब हम लैंड कर रहे हैं, तो बीच में टर्बुलेंस ना आने लगे। नहीं, टर्बुलेंस बिल्कुल नहीं आया, और आपने बड़े सदे हुए अच्छे सवाल पूछे। हाँ। और टर्बुलेंस का ही हो गया है ना सर, अभी तो टाइम ऐसा हो गया कि कहाँ किसकी क्रैश लैंडिंग हो जा रही है पता नहीं चल रहा। मेरे पॉडकास्ट की नहीं हुई, आपको गुस्सा नहीं आया, टर्बुलेंस नहीं आया? मैं कभी किसी पे गुस्सा नहीं होता हूँ। हाँ। और क्योंकि किसी से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हाँ। और मैं खास तौर से कोशिश यही रहती है कि जो बात पूछी जाए उसका ईमानदारी से जवाब दे सकूं। कई चीजों में राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं ना बोलने की, लेकिन कोशिश रहती है। शुभकामनाएं मेरी आपको सर। टेक ऑफ आपका बिहार में बहुत बढ़िया रहे। लैंडिंग कैसी होगी ये तो जनता बताएगी, वो मेरे हाथ पे है नहीं, लेकिन कम से कम आपका टेक ऑफ बहुत शानदार रहे, ये मेरी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आपका सर।